नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्टडी डिलाइट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2023 का टेस्ट सीरीज चल रहा है और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं पीसीएस मंत्रा का टेस्ट सीरीज। दोस्तों, पीसीएस मंत्रा द्वारा यूपी पीसीएस प्री एग्जाम का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है और आज से हम पीसीएस मंत्रा के टेस्ट सीरीज के प्रश्नों को हल करेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब तक हमने इस टेस्ट सीरीज के कुल 13 टेस्ट को कंप्लीट कर लिए थे। आज है टेस्ट नंबर 14 और पीसीएस मंत्रा के टेस्ट सीरीज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों, वो है कि निम्नलिखित में से किसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं किया जाता। ऑप्शन ए है फर्म, बी है श्रम, सी राष्ट्रीय आय या डी उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय आय। दोस्तों, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों जैसे कि फर्म, उपभोक्ता, श्रम आदि से जुड़े विषयों का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रश्न में पूछा गया है किसका अध्ययन नहीं किया जाता, तो राष्ट्रीय आय का अध्ययन नहीं किया जाता। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों, दो कथन दिया गया है और बताना है कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है। तो आइए देखते हैं। पहला जो कथन है वो है कि आर्थिक समृद्धि एक गुणात्मक अवधारणा है जबकि आर्थिक विकास एक परिमाणात्मक। और जो दूसरा कथन है वो है कि आर्थिक विकास को प्रति व्यक्ति उत्पाद या प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन के रूप में मापा जाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो उपरोक्त दोनों कथन है दोनों सही नहीं है, दोनों कथन गलत है। जो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास होता है दोस्तों, वो किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के मापन की दो अवधारणाएं हैं। तो ये दोनों क्या है कि अर्थव्यवस्था के विकास के मापन की दो अवधारणाएं होती हैं और जो आर्थिक समृद्धि है वो एक परिमाणात्मक अवधारणा होता है और जो आर्थिक विकास होता है दोस्तों वो एक गुणात्मक अवधारणा होता है। और इसमें परिमाणात्मक पहलुओं के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन जैसे कि गरीबी हुई, बेरोजगारी, भुखमरी आदि मुद्दों को भी विकास की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से जो उपरोक्त दोनों कथन है वो सत्य नहीं है। आगे है प्रश्न संख्या 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के मापन का तरीका नहीं है। तो दोस्तों, जो जीडीपी के मापन का तरीका नहीं है वो है निवेश विधि। तो एक वित्तीय वर्ष में किसी भी देश की जो घरेलू सीमा के अंतर्गत जो उत्पादित वस्तुएं होती हैं और सेवाएं दोनों के मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कहा जाता है। और जीडीपी के लिए 3 तरीके अपनाए गए हैं दोस्तों इसकी गणना के लिए। पहला तरीका है आय विधि, दूसरा है व्यय विधि, तीसरा मूल्य वर्धन विधि। निवेश विधि नहीं होगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। तो दोस्तों, 3 कथन है और हमको बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित है। पहला है कि चौथी पंचवर्षीय योजना और दिया गया है महालनोबिस का क्षेत्रीय मॉडल और सुखमय चक्रवर्ती का प्लानिंग मॉडल। दूसरे में कहा गया 5वीं पंचवर्षीय योजना में क्या था, अशोक रुद्र तथा एलन एस मात्रे का ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल। और तीसरा है 8वीं पंचवर्षीय योजना में जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल। तो दोस्तों, कौन सी पंचवर्षीय योजना में किस मॉडल को अपनाया गया तो यह पूछा जा रहा है। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो तीसरा कथन है दोस्तों केवल यही सही सुमेलित है। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल अपनाई गई थी। तो इस प्रकार से सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसी मॉडल पर 8वीं पंचवर्षीय योजना आधारित थी। आगे है किस पंचवर्षीय योजना में भाखड़ा नांगल बांध और हीराकुंड जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्रियान्वित की गई। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, भाखड़ा नांगल बांध और हीराकुंड बांध जो कि बहुचर्चित प्रश्न है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्रियान्वित की गई थी।
तो ये थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों इस पंचवर्षीय योजना में भाखड़ा नांगल बांध, दामोदर घाटी, हीराकुंड जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्रियान्वित की गई। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दो कथन दिया गया है, हमको बताना है कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला कथन है कि इसकी स्थापना नियोगी समिति की अनुशंसा पर 1950 में की गई। तो दोस्तों ये गलत है, 50 नहीं बल्कि 1952 में किया गया था। तो कब किया गया था? 1952 में इसकी स्थापना की गई, 50 में नहीं। तो पहला कथन तो गलत हो जाएगा। आइए देखते हैं दूसरा कथन। इसके द्वारा तैयार पंचवर्षीय योजनाओं को योजना आयोग द्वारा अंतिम संस्तुति प्रदान की जाती है। तो दोस्तों यह जो है दूसरा कथन भी गलत है। अंतिम संस्तुति जो प्रदान की जाती है वो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा की जाती है, न कि योजना आयोग। तो इस प्रकार से जो दोनों कथन है दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन गलत है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की सदस्यता के संबंध में क्या सही नहीं है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो हमको बताना है कौन सा सही नहीं है। पहला है कि प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य होते हैं, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि अग्रणी अनुसंधान संस्थानों से अधिकतम इसमें 3 सदस्य होते हैं। तो दोस्तों यह जो विकल्प है ये गलत है। तो नीति आयोग जो कि 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई, तो दोस्तों इसमें अग्रणी अनुसंधान संस्थान से अधिकतम 2 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो जो 3 सदस्य दिया है यही गलत है, यहाँ पे 2 होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी जो सी दिया गया, भारत सरकार के सचिव पद के समकक्ष व्यक्ति की मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्ति होती है, यह भी सही है। और डी है प्रधानमंत्री द्वारा उपाध्यक्ष की नियुक्ति होती है, यह भी सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है, भारत में केंद्रीकृत नियोजन के पूर्व गांधीवादी योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीमन नारायण द्वारा। तो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? श्रीमन नारायण द्वारा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी नहीं किया जाता है? तो दोस्तों 4 विकल्प दिया गया, हमें बताना है कि कौन सा सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी नहीं किया जाता। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। दोस्तों स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स यह भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI द्वारा जारी किया जाता है। बाकी के जो तीनों हैं वे नीति आयोग द्वारा जारी किए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है, मानव विकास सूचकांक यानी HDI के बारे में कौन सा कथन असत्य यानी कि गलत है? तो आइए देखते हैं। पहला है कि इसका विकास प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा किया गया है, बिल्कुल सही है। दोस्तों जो HDI कॉन्सेप्ट है इसका जो विकास है वो महबूब उल हक जो कि एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे इनके द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बी है कि इसे UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, तो यह भी सही है। सी है, यह सूचकांक 3 चरों यानी कि स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर पर आधारित है, तो बिल्कुल सही है। दोस्तों यह स्वास्थ्य, शिक्षा पर और जीवन स्तर पर आधारित है। डी है कि भारत ने पिछले 2-3 वर्षों में अपने HDI मूल्य में लगातार सुधार दर्ज किया है, तो ये गलत हो जाएगा। दोस्तों भारत के HDI मूल्य ने जो पिछले 2-3 वर्ष है इनमें लगातार गिरावट दर्ज की है, न कि सुधार। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक यानी कि MPI के संबंध में क्या असत्य है? तो दोस्तों हमको बताना इसमें से कौन सा गलत है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसे सर्वप्रथम 2011 में जारी किया गया, यह गलत है। दोस्तों इसे सर्वप्रथम 2011 में नहीं बल्कि 2010 में जारी किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, विश्व निवेश रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? तो दोस्तों जो विश्व निवेश रिपोर्ट है यह
किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो सही जवाब इसमें से होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये न तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है, न तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, न ही विश्व बैंक। तो यह किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो दोस्तों यह विश्व निवेश रिपोर्ट अंकटाड द्वारा जारी की जाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है विश्व भुखमरी सूचकांक GHI यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स दोस्तों यह किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जारी किया जाता है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट IFPRI द्वारा जारी किया जाता है। आगे है सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों GDP की गणना में किसको शामिल नहीं करते हैं? तो पूंजीगत लाभ को शामिल नहीं किया जाता। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। तो सकल घरेलू उत्पाद में पूंजीगत लाभ को शामिल नहीं किया जाता। आगे है वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत की रियल GDP का आकार कितना है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जरूर याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि 2022-23 में भारत की रियल GDP का आकार कितना है? तो 0.60 लाख करोड़ रुपए है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना अपनी निर्धारित अवधि से पूर्व ही समाप्त कर दी गई? तो दोस्तों वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो कि निर्धारित समय के पूर्व ही इसको समाप्त कर दिया गया था? ऑप्शन है द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों वो थी पांचवी पंचवर्षीय योजना। कौन सी? पांचवी पंचवर्षीय योजना थी जो कि अपनी निर्धारित अवधि के पहले ही समाप्त कर दिया गया था। और ये जो योजना थी दोस्तों ये DP धर मॉडल पर आधारित थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है? तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि GNP को राष्ट्रीय आय भी कहा जाता। अगला प्रश्न है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो दोस्तों वैश्विक नवाचार सूचकांक में जो भारत को रैंक मिला है वो है 40। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 40। भारत को 40वीं रैंक प्राप्त हुई है। और अगर शीर्ष स्थान की बात किया जाए तो स्विट्जरलैंड, USA, स्वीडन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। आगे है गरीबी रेखा निकालने के लिए कौन सा तरीका उपयोग में नहीं लाया जाता है? तो दोस्तों जो तरीका उपयोग में नहीं लाया जाता वो है ऑप्शन नंबर डी यानी साक्षरता। तो गरीबी रेखा आकलन के लिए साक्षरता का उपयोग नहीं किया जाता है। बाकी के जो HCR है प्रति व्यक्ति औसत आय, भोजन में कैलोरी, इनका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि जो व्यक्ति बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार होता है लेकिन उसको काम नहीं मिलता है तो इसे किस प्रकार की बेरोजगारी कहा जाता है या कहा जाएगा? तो दोस्तों तो इसको अनैच्छिक बेरोजगारी कहा जाएगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अनैच्छिक बेरोजगारी। इस प्रकार की बेरोजगारी होती है कि व्यक्ति काम तो करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।